पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? जब हम किसी एक समान, ध्यान से सुनना, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब अगली अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स के फार्मूले की, तो अगर मान लो हमारा एरिया ए कैप है, तो अगर हम ए कैप एरिया में बी चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेंगे, उसकी संख्या को प्रोड्यूस करेंगे, तो उसका जो मल्टीपल होगा वो हमारे किसके बराबर होगा? चुंबकीय फ्लक्स के। किसके बराबर होगा? चुंबकीय फ्लक्स के। अब हम लोगों को पता है, क्योंकि पढ़ रहे हैं, बी कैप ए कैप, क्योंकि बी कैप ए कैप का यहां पर सदिश गुणा होगा, क्योंकि कैप लगी है, और इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जब हटता है तो कॉस थीटा आता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आता है। क्या आता है? साइन थीटा। तो अब हम आगे बात करेंगे, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आ गया यहां पे। जब ये पॉइंट हटेगा तो बी ए कॉस थीटा, तो हमारा फार्मूला क्या आ गया? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो कहीं कहीं पे इसको प्रेजेंटेशन फाई बी से करते हैं। किससे करते हैं? फाई बी, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। और अब हम इसके बात करेंगे, अगर मान लो इसमें केस होते हैं। क्या होते हैं? केस नंबर 1। देखो, जब कभी केस की बात की जाए तो सीधा हम कहां पे केस की वैल्यू करते हैं? तो सीधा हमारा जो केस है वो थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। अगर मान लो हमने सपोज किया थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0 डिग्री। क्या हो गया? 0 डिग्री। तो जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा तो फाई बी कितना होगा? फाई बी इक्वल टू बी ए, और हम कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 कर देंगे। कितना कर देंगे? कॉस 0। तो फाई बी इक्वल टू कितना आएगा? फाई बी इक्वल टू आएगा बी ए इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई बी इक्वल टू क्या आ गया? बी ए। मतलब कि जब थीटा हमारा 0 होगा तो जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। अब हम सपोज करें, अगर आगे देखते हैं, इसको हटा रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लो। अब जो हमारा केस 2 है, जो हम केस 2 फाइल करेंगे, इसमें केस 2 जो होगा हमारा वो होगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। जब हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे तो ये जो थीटा की वैल्यू पे क्या रखी जाएगी सनी? पाई बाई 2। क्या रखी जाएगी? ध्यान से देखो, केस 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या होगा सनी? फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस पाई बाई 2। इसको कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, तो फाई बी की इक्वल टू कितनी आएगी? 0। यानी कि अगर कोई भी 90 डिग्री पे वर्क कर रहा है, या फिर 90 डिग्री पर चुंबकीय बल रेखाएं प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसमें जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0। अब हमने फॉर्मूला जान लिया, उसकी केस स्टडी भी कर ली। अब यहां पर बात आती है इसकी यूनिट की। किसकी बात आती है? यूनिट। तो हम अगर चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। वेबर क्या होता है? हिंदी में वेबर। क्या होता है? वेबर। और यूनिट का मतलब क्या होता है? मात्रक। अब इसके और भी मात्रक होते हैं, जैसा कि टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक इसका क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक। और जो अगला मात्रक होता है, अब देखो इसको डिफाइन किसने किया? मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया? मैक्सवेल ने। तो उनके नाम पर भी एक यूनिट बनाई गई, उसको क्या नाम दिया गया? मैक्सवेल। क्या नाम दिया गया? मैक्सवेल। अब यहां पे कोई भी बच्चा ग्लैन मैक्सवेल ना समझ ले कि 6 लगाने लगे, तो यहां पर ये क्या हो गया? मैक्सवेल। ठीक है। और अगली यूनिट की बात करें तो इसका एक यूनिट न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये जो अब आप लोग सोच रहे होंगे न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, आप लोगों ने सोचा होगा कि एक यूनिट से काम चल जाएगा तो हम 4 यूनिट क्यों याद करें? क्योंकि ये वाला तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है यूनिट से, वो होता है ओएमआर पे।
जो हमारी 5 क्वेश्चन आते हैं वो विकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस, तो एमसीक्यूज में जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें ये 4 ऑप्शन में एक मिस करता है और तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब होता है जब कहता है विच इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड यूनिट, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट नहीं है वो कौन सी है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें इसमें मात्रक जो हमको याद रहते हैं तो हम उसको ठीक से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, अब आगे अगर इसकी बात की जाए तो अब हम आगे बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये वाला नोट हो गया सभी का, नोट किया, फटाक से नोट करो। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हमारा इस चैप्टर का मेन टाइटल क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन के समय दर को वैद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या नाम है, विद्युत वाहक बल, यानी इसको हम क्या प्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ। तुम लोगों ने नाम सुना होगा ईएमएफ का, एमएफ तुम लोगों ने नाम सुना होगा ईएमएफ का। ठीक, अब ईएमएफ की बात करें तो मतलब कि जो हमारा भी चुंबकीय फ्लक्स तुम लोगों ने समझा है, तो चुंबकीय फ्लक्स की समय दर को क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल। अब अगर इसकी और बात करें तो जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तित करते हैं, मतलब जब कोनो चुंबकीय क्षेत्र के अगर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में हम ले होगा लगातार हम परिवर्तित कर लें, तो जब परिवर्तित करते हैं तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे मान लो ये एक चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब ये वो है और इसमें इधर से इधर चुंबक में जा रही है क्या, चुंबकीय रेखाएं। जब इसको बार बार हम इसको चेंज करेंगे तो इसकी चुंबकीय रेखाओं की संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, चेंजेस होंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं चेंज होगी नहीं, जैसे अब इधर से इधर जा रहा है तो मार्कर हमने ऐसे किया, यानी यहां से यहां जा रही, अब इसको ऐसे मोमेंट मूव कर दिया तो यहां जाने लगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बार बार परिवर्तित होंगी कि नहीं परिवर्तित होंगी, तो समय के साथ परिवर्तित होंगी क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा। तो यहां पर क्या होगी, यहां पर एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या होगा, ईएमएफ, यानी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत वाहक बल। इसको क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इससे एक धारा भी उत्पन्न होगी, जिस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा या धारा वैद्युत चुंबक या पूरी जो प्रोसेस है, ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत आसान, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है कि जब कुंडली को हम लगातार चेंजेस करते हैं तो उसकी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है, और जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, यानी ईएमएफ उत्पन्न होगा, और जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो उसमें एक धारा भी उत्पन्न होगी। उस धारा को हम कहेंगे प्रेरित धारा। और जब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी तो ये जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आ गया, क्लियर। अब आगे देखें, अब आगे देखें, अगर हम प्रेरित धारा कम हो रही है हमारी, यानी कि चुंबकीय जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन कम हो रहा है। जैसे जैसे मतलब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, और चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो धारा भी घटेगी। मतलब कि हमें क्या समझ में आया कि जो धारा है वो चुंबकीय फ्लक्स पे निर्भर करेगी। क्या करेगी, निर्भर करेगी। क्या करेगी, निर्भर करेगी। ठीक, अगर मान लो अगर फ्लक्स में परिवर्तन जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो, तो क्या हो जाए, फ्लक्स में परिवर्तन जीरो हो जाए तो धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अब यही से संबंधी एक नियम है जिसका समझे कई
सालन से कहानी सुनते चले आ रहे हैं फैराडे के नियम। क्या सुनते चले आ रहे हैं? फैराडे। अब आप लोग फैराडे के बारे में क्या जानते हैं? एक माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी। तो उन्होंने 1 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो बहुत खतरनाक आदमी, 1 साल तक किया, रिजल्ट ही ना आए, बहुत परेशान। क्या हुए? बहुत परेशान। तो जब बहुत परेशान हुए तो एक दिन उन्हें सोचा, हम जैसे आप लोग करते हो कि पढ़ते पढ़ते गुस्सा आती है तो कॉपी, जब सवाल नहीं लगता है तो कॉपी फेंक देते हैं, तो ऐसे उनको भी गुस्सा आई और उन्होंने फेंक दिया और उनका एक्सपेरिमेंट वहीं पे सक्सेस हो गया। क्या हो गया? वहीं पे सक्सेस हो गया। उसके बाद उन्होंने 2 लॉस दिए, उसी पे स्टडी की। मतलब उन्होंने स्टडी जो की है, वो एक दिन सोच रहे थे कि जब ऑस्टेड का प्रयोग आया था तो उन्होंने बताया कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र। तो फैराडे ने सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो जब ऐसा कंसेप्ट उन्होंने प्रूव कर दिया तो इसी के आधार पर उन्होंने 2 लॉस दिए और उसी के आधार पर उन्होंने बनाया मशीन, जिसका नाम हम लोग जानते हैं डायनमो। क्या नाम जानते हैं? डायनमो। डायनमो का कार्य क्या होता है? डायनमो का कार्य यह होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा में। ठीक। तो यानी क्या हुआ? चुंबक के बीच में जो फोर्स, अब यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना जनित्र का काम है, मतलब डायनमो का काम है। जनित्र बोलते हैं उसको हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में डायनमो। तो जो डायनमो होता है, तो वहां पर जब फैराडे ने प्रयोग किया तो वहां पर फोर्स के साथ अगर कोई बुश किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में मूवमेंट कर रही है तो अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गई, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। इसीलिए तो जनरेटर चलाया जाता है, तब वो चलता है, चक्कर मारता है, तभी तो उसमें बिजली उत्पन्न होती है। शादियों में तुम लोगों ने देखा होगा। अब नया आ गया है अल्टरनेटर, जिसका नाम। ठीक। अब हम बात करेंगे न्यूटन के, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो अब हम प्रथम नियम की बात करेंगे। किसके नियम की बात करेंगे? प्रथम नियम, माइकल फैराडे का प्रथम नियम। तो जो कहीं कहीं मैकाले फैराडे भी लिखा है, माइकल फैराडे, ज्यादातर तो इनको फैराडे के नाम से ही जानते हैं। माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। क्या नियम थे? नियम नंबर 1, पहला, देखो जो माइकल फैराडे का नियम है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है न्यूमैन का नियम। क्या नाम है? न्यूमैन का नियम। न्यूमैन का नियम। तो न्यूमैन का नियम तक क्या था? यानी कि न्यूमैन ने इसको बाद में थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, इसलिए न्यूमैन ने भी यही कंसेप्ट बताया, तो इसीलिए इसको न्यूमैन का भी नियम कहते हैं। ठीक। लेकिन इसको दिया किसने? माइकल फैराडे ने सबसे पहले। तो उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, इसलिए न्यूमैन ने भी यही कंसेप्ट बताया, तो इसीलिए इसको न्यूमैन का भी नियम कहते हैं। ठीक। लेकिन इसको दिया किसने? माइकल फैराडे ने सबसे पहले। तो उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए, मतलब जैसे ये कुंडली है, हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में बार बार इसको चेंज करें। क्या करें? चेंज। इसको तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है क्या पढ़ने? इसको अगर हम बार बार क्या करें? चेंज करें, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो जब हम इसको कुंडली को बार बार चेंज करेंगे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में परिवर्तन होगा तो मैंने बताया आप लोगों को कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक। जब एक विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को आवश्यक मान के बराबर होता है, यानी कि पहला नियम ही वही है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। याद करने का बहुत आसान तरीका कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में बार बार परिवर्तित करते हैं तो उसके फलस्वरूप एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और यही माइकल फैराडे का फर्स्ट नियम है।
यही माइकल फैराडे का फर्स्ट नियम है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो E इक्वल टू माइनस, ये E क्या है, सबसे बड़ी बात, जो E है तुम्हारा, ये E है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है, मतलब कि जो वहां पर विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो रहा है उसका यूनिट है E, उसको E से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं। N क्या है? फेरों की संख्या है, इसमें कुंडली में कितने फेरे उपस्थित हैं। और ये क्या है? डेल फाई बी, मतलब कि इसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। यही क्या है? माइकल फैराडे के पहले नियम का फॉर्मूला। क्या हुआ फॉर्मूला? तो क्या हुआ फॉर्मूला इसो? E बराबर E इंटू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब यही जो अब हम आगे पढ़ेंगे, अब इसको डिराइव भी कर सकते हैं। E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक, नोट कर लिया इसको। न्यूटन माइकल फैराडे का पहला नियम क्या है कि जब किसी कुंडली को हम बार बार परिवर्तित करते हैं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे वैद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस नियम को माइकल फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और प्रथम नियम E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी होता है, जो कि नीचे लिखा है। यहां पर ये जो सिंबल बना है ये डेल का सिंबल है, मतलब डिफरेंस, यानी पहले कितना था तुम्हारा और बाद में क्या है। यानी अगर डेल फाई बी इक्वल टू हम समझें तो डेल फाई बी इक्वल टू होता है डेल B1 माइनस डेल B2 माइनस B1। ठीक, मतलब डिफरेंस कितना है, नॉर्मल सी बात है। डेल का मतलब होता है डिफरेंस कितना है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे माइकल फैराडे के दूसरे नियम के बारे में। किसके बारे में? दूसरे नियम के बारे में। अब न्यूमैन का नियम भी इसे कहते हैं, तो तुम लोगों को पता भी है। लेकिन जो दूसरा नियम है, एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल होता है सबसे ज्यादा इसी नियम को पूछता है। द्वितीय नियम, माइकल फैराडे का द्वितीय नियम लेंज के नियम से भी जाना जाता है। लेंज का नियम किस नाम से भी जाना जाता है? लेंज का नियम। माइकल फैराडे का द्वितीय नियम किस नाम से भी जाना जाता है? लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या है कि देखो, कुंडली में प्रेरित धारा सदैव उस बल का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। मतलब जिसने उत्पन्न किया वो उसी का विरोध कर रही है, जैसा कि आजकल की जनरेशन में लड़के कर रहे हैं। मतलब माता पिता ने उनको जन्म दिया है फिर भी वो उनका पोज कर रहे हैं, है ना। तो ये नियम लेंज का नियम है, सबसे सटीक याद करने का तरीका है। याद सही है कि नहीं है? सही। तो उसमें जो प्रेरित धारा है कुंडली में, वो उस बल का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। ठीक, ये लेंज का नियम है। बाकी का कल पढ़ाएंगे। ठीक, अगली सीरीज का इंतजार करो। 2-3 नियम समझ